आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए आज फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इतनी इम्पोर्टेंट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए आपके लिए पेपर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पेपर का सॉल्यूशन हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से कराएंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। ये आपका 6/9/2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने का कोई अगर एक चीज़ काम कर सकती है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर अच्छे से अपनी पकड़ को बनाए रखना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, उससे पहले 1 मिनट में कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे पहले के 4 पेपर जो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए प्रीवियस ईयर के, उनको आप लोग ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आज हमारा 5वां प्रीवियस ईयर पेपर हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो पहली क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि पूछा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय की जो आपकी भूमिका होती है वो होती है दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना। ये आपका अधीनस्थ न्यायालय की इसमें मुख्य भूमिका होती है। किसमें? दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना। तो 11 का पहले जवाब आपका सही हो जाएगा, इसीलिए हमने चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं लिए थे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। कहता है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड, आप लोग जानते होंगे NaCl के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो याद रखना, इस स्थिति में क्या होगा, आपका सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो क्या बनेगा, आपका सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 26 का B सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ इसके जब आप अपक्रिया कराएंगे, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है और ये आपका सोडियम क्लोराइड की जब इनकी क्रिया होगी तो आपका एक सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कहता है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना, पहला ऑप्शन कहता है कि भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत जो है आपका पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए पहले ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपसे प्रश्न में गलत पूछा गया था तो गलत ही आपको जवाब देना है। बाकी आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, बाकी पॉइंट भी आप पढ़ लेना कि भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये सारी बातें आप लोग जरूर पढ़ लेना। आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को खाली स्थान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपकी इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, कब? 1956 की औद्योगिक नीति के संकल्प में, जो आपके स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को अगर पूछा जाए कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, तो आपके 3, वो 3 श्रेणी आपकी कौन कौन सी हैं? तो एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र और एक आपका निजी क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से साइंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कहता है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। देखिए, ये एक ऐसा पेपर है, यहाँ से जरूर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो सूचना स्रोत जो आपका हो जाएगा वो DNA हो जाएगा। और DNA का अगर आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या कहता है कि प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है क्या? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ये देखिए, केक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें जब 3 क्वेश्चन पता होंगे कि सही वाले कौन से ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले याद रखना, कहता है कि केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो आपका यही सत्य नहीं हो जाएगा। अब लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि केक बनाने में किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना, केक बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। किसके बनाने के लिए? केक बनाने के लिए। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को आप, और ना कि यहाँ पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना, इसको लिख भी लीजिए, केक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका यही सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हैं। क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक है, सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है, ये भी बात सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो याद रखना, केक बनाने में किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखते हैं, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व आपके कितने हैं। तो याद रखना, जो आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वो आपके 94 तत्व ऐसे होते हैं। तो आपका फर्स्ट ही जवाब इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं कितने होते हैं? 94। आगे देखते हैं, एक सींग वाला, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है कि एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखना, एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी आपके असम राज्य में पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के असम राज्य में पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे असम में। और ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। जितने भी हमने आपको पीछे के 4 क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर कराए, वहाँ पर ये जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जरूर इसको याद कर लेना कि किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम जरूर आप लोग याद रखना। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त में प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है। तो कौन एकत्र करता है? तो याद रखना, ये आपका बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और नेफ्रॉन किडनी की क्या होती है आपकी, पूछा जाए कौन सी इकाई होती है नेफ्रॉन किडनी की, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कार्यात्मक इकाई होती है। और नेफ्रॉन जो है ये कौन सा कार्य करता है? तो ये आपके रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है, और रक्त की मात्रा और दबाव को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग इसको पढ़ जरूर लेना, और बोमेन कैप्सूल के अन्य नाम भी आप लोग पढ़ लेना। आगे देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से क्वेश्चन है। कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष खालिस्तान इंडियन एसोसिएशन, देखिए इंडियन एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके भी रिसेंटली एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछी जाए तो जरूर आप लोग इसकी डेट याद रखना, तो 1876 में। ठीक है, कहता है कि 51 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो आपका आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना, हेनरी मोजले के द्वारा आपका आधुनिक आवर्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। देखिए, हम इसलिए चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं, इसके बाद दोबारा आपको ना देखना पड़े, इसीलिए चीज़ों को रिपीट कर देते हैं जहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अवक्षेपण से संबंधित कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, एक अवक्षेप बनता है, उससे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी लाइनें आप लोग आसानी से याद रखना कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक आपका अवक्षेप बनता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कहता है कि क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। जी ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कहता है मेथिन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, ऐसा भी नहीं है। एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब कहता है कि एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। याद रखना जब आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र पढ़ेंगे तो वो होता है आपका CH3COOH। ये आपका किसका, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अब देखिए आपको इसमें कितने O मिल रहे हैं, 2 O मिल रहे हैं, तो यानी 2 कार्बन परमाणु आपके होते हैं। तो इसीलिए इसका जवाब आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग सही ऑप्शन के साथ गलत ऑप्शन को भी समझना सीखिए, तभी आप क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से वहाँ अपने एग्जाम में उनका जवाब दे सकते हैं। कहता है कि कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका मणिपुर राज्य में इनमें से मनाया जाता है वो आपका लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा जो है ये आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। इससे संबंधित कुछ बातें समझते हैं। कहते हैं कि इसका जो लाई हरा ओबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लाई हरा ओबा देवताओं का आमोद प्रमोद है या मणिपुर के समस्त नृत्य का प्राचीनतम रूप है। अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है तो आप लोग इसी का नाम बताएंगे। और इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। कब इसका विकास अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्व वैष्णव काल में इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए एक सींग वाले गेंडे से संबंधित क्वेश्चन पूछ गया, तो देखिए एक एक पेपर में आपके 2-2 क्वेश्चन एक सींग वाले गेंडे से बन रहे हैं। तो समझ लीजिए आपका असम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से कवर करिए उसकी सारी जानकारी। कहता है कि एक सींग वाला गेंडा खालिस्तान की दलदली और धनसाऊ भूमि में पाया जाता है, यानी जो धसाऊ भूमि होती है। कहता है कि एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो ये आपके कहाँ पर, तो आप लोग पहला ऑप्शन याद रखना, असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। कौन, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, कहता है कि असम के काजीरंगा में राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में भी आपका एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपके अनुच्छेद आर्टिकल से पूछा गया था। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल जो आपका 18 है ये आपके उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, बाकी भी आर्टिकल हम लोग समझते हैं कि शिक्षा का अधिकार ये आपके किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 21A से। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आपके 17 से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता ये आपके आर्टिकल 14 से संबंधित है। NSO से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका करंट का क्वेश्चन था, तो इसका जवाब भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका जवाब आपका 77.70% हो जाएगा, इतना खास नहीं है। अभी आपका जो डाटा होगा NSO का 2025 का, उसको आप लोग जरूर याद रख लेना। फिर क्वेश्चन आपसे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पादों के रूप में होता है। तो याद रखना आपके ऑक्सीजन का जो उत्पाद है वो आपके अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर आपसे पूछा जाए कितने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आप लोग बोलेंगे 6, और जल आपके कितने लेते हैं, 12 H2O लेते हैं। फिर आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। रिएक्शन को भी आपको खाली स्थान देकर बोल सकता है इसको पूर्ण करिए, किस तरीके से होती है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आप हर एक चीज़ के लिए तैयार रहिए। कहता है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। जो यानी हम लोग इंसान होते हैं, कहता है कि इसमें आहार नाल में कौन सा भाग जो है आपके अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो ये आपके मल द्वार होता है। कौन, मल द्वार।
हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। कहते हैं मलद्वार आहार नाल का ही एक भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलद्वार किसका भाग है, तो आप लोग बोलेंगे आहार नाल का। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है, ये भी पॉइंट याद रखना। और इसकी लंबाई पूछी जाए तो वो आपकी 20 फीट होती है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को बता दिए, इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता जो होता है इसकी आपकी एसआई इकाई ओम मीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। तो जो आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं, आपके परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकालीन फलन से संबंधित आपको बस इतने ही याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। फिर आपसे 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है, हरा, लाल, इंडिको, नीला। तो इंडिको जो है ये आपका सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, याद रखना इन चारों में से। अब इसको समझ लेते हैं। कहता है जब भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो उसके संगठक रंग विभिन्न अंशों पर मुड़ जाते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और सबसे कम झुकती है। हालांकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होती है और इसीलिए सबसे अधिक मुड़ती है। अब आपका हिजरी वर्ष से संबंधित यानी इस्लामी वर्ष होता है, इसको हम लोग हिजरी वर्ष भी बोलते हैं। कहता है कि हमेशा सौर वर्ष से लगभग कितने दिन छोटा होता है, खाली स्थान करके पूछा गया। तो ये आपका 11 दिन छोटा होता है। तो याद रखना हिजरी इस्लामी पंचांग या कैलेंडर होता है ये आपका, या एक चंद्र कैलेंडर है। इसका नववर्ष मुहर्रम माह के पहले दिन होता है। पौधे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कि पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग से या किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो ये आपके पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। ठीक है, कौन से पौधे द्वारा जो आपके उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद जैसे गोंद हो गया और राल, ये किस में आपके होते हैं, तो ये आपके पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, ये भी बात सही। सरपंच या मुखिया भी इसको बोलते हैं। फिर कहता है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी संस्था है, ऐसा तो नहीं है। फिर कहता है जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था है, ये भी बात सही है। फिर कहता है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जवाब आपका भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा कथन गलत है, तो गलत यही आपका हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी। तो पहली माइक्रो फाइनेंस जो आपकी पहल थी वो आपकी सेवा बैंक थी। ठीक है, जो आपकी कब आई थी, 1974 में। इसका उद्देश्य क्या था, गरीब महिलाओं को छोटे लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेवा का। कहता है कि वर्तमान में क्या क्वेश्चन है ये कि कहता है कि वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इन्हें संसाधनों की संधारणीयता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका कारण नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका कारण नहीं है, संसाधन असीमित हैं, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से इनकी मांग बढ़ी है, इनकी पुनः पूर्ति में लाखों वर्ष लगते हैं, या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करना चाहिए। तो इसका कारण क्या नहीं है, तो संसाधन असीमित नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, ये आपका इसका कारण नहीं हो जाएगा। तो 95 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा डिस्कस किया है, जो आपका 6/9
2022 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। जितने भी आपके जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आज का हमारा 5वां पेपर था जिसका हमने आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग पहले की भी पेपरों को देख जरूर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके 2025 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो बस अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमारी हाथ जोड़कर है कि इस छोटे से वीडियो के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।